सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में नवा हिंद महासागर सम्मेलन अभी किसकी मेजबानी में शुरू हुआ है। तो आंसर होगा मॉरिशस। तो हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर सम्मेलन की। इस बार ये इसका नवा संस्करण है। अभी 10 से लेके 12 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में। इसकी थीम क्या है? हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। और इसका आयोजन कर कौन रहा है? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारतीय प्रतिनिधि की बात करेंगे कि भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। आपको याद है इसका लास्ट एडिशन जो हुआ था, जो इसका 8वां एडिशन है वो हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में। और जो इसका पहला एडिशन है वो 2016 में हुआ था, वो सिंगापुर में हुआ था। अभी इसका हम नवा एडिशन पढ़ रहे हैं जो हुआ कहाँ पे? मॉरिशस में। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में। अच्छा देखो, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी जो चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ? गोवा में। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2026-27 के लिए भारत को इस समूह का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा इंडियन ओशियन शिप सागर पहल भारत की एक समुद्री पहल है। और अभी इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ था कहां पर? कोच्चि में। और हमने अभी पढ़ा था कोच्चि में जो भवसागर केंद्र है, इसको भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया। मतलब अब यह केंद्र एक तरह का समुद्री जीवों का बैंक यानी कि संग्रहालय है। अब कुछ सम्मेलन वाले प्रश्न देखो। अगर बात करते हैं जैव विविधता से संबंधित कोप 17, ये अभी 2026 में होगा। कहाँ पे? आर्मेनिया के येरेवन में। और क्लाइमेट चेंज से संबंधित कोप 31 का आयोजन अभी होगा तुर्की के अंटालिया में। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 ये होगा गांधीनगर गुजरात में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में। भारतीय नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की अभी पहली बैठक हुई मुंबई में। और भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 हुआ पुणे में। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। और 2027 में जो एआई समिट होगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। और 2028 वाला होगा यूएई में। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 ये हुआ बंगलुरु में। 23वां बायो एशिया सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ। अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ आईआईसी बंगलुरु में। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारे सम्मेलन आपको ध्यान में रखने हैं। और जो आज हमने पढ़ा वो भी ध्यान में रखना। नवा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ कहां पर? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को। तो कैलाश सत्यार्थी को अभी 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज और बच्चों के अधिकारों के लिए उन किए गए जो उनके कार्य हैं, उनके योगदान है, उसके कारण उनको ये पुरस्कार मिल रहा है। कैलाश सत्यार्थी आप जानते हो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। अभी 2026 में इनकी एक बुक भी आई थी करुणा नाम से। वैसे इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना, दिया सलाई इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, इस पुरस्कार की शुरुआत होती है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की 2022 में। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, समाज और लोगों के लिए असाधारण योगदान दिया हो। ये पुरस्कार गायिका लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया था। सबसे पहले 2022 में मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2023 वाला दिया गया आशा भोसले को। 2024 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और 2025 में दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। अब 2026 में दिया जा रहा है कैलाश सत्यार्थी को। बाकी चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको रिवाइज कराते हैं। अभी एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया ग्रेड फॉल्टिंग को। ये जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया अमोल पारिकर को। 2025 के लिए भी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आर वेर्रामुथु को, तमिल भाषा से हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रुबल नागी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी 2025 के लिए घोषणा हो गई। इसमें एक तो बात करें अगर हिंदी का किसे दिया गया, ममता कालिया को, उनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को दिया गया उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग
के लिए। राजस्थानी का दिया गया जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी कहानी संग्रह भारखमा के लिए। और 2026 का जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया नरेंद्र जी को, भरतनाट्यम से इनका संबंध है। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया किसे, राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक हैं, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए जो एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं भैया, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन। तो याद रखना, अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने पहली बार सिंधी भाषा में संविधान का नया संस्करण जारी किया है। कहां पर? नई दिल्ली में। और इस संस्करण की खास बात क्या है कि ये 2 लिपियों में, देवनागरी और फारसी में प्रकाशित किया गया है। तो अब सिंधी भाषा बोलने वाले लोग अपनी मातृभाषा में संविधान पढ़ सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। आपको बताएं, सिंधी भाषा इसे 1967 में 21वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में आज आपको पता है कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? 22 है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में इसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थी। उसके बाद की जो भाषाएं हैं वो कब कब जुड़ती है, कैसे कैसे जुड़ती है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल थी, उसके बाद 15वीं भाषा बनी थी ये सिंधी। उसके लिए किया गया था 1967 में 21वां संविधान संशोधन। और उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा बनती है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 19वीं, 20वीं और 21वीं, 22वीं भाषा बनती है 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में। और इस तरह से अब 8वीं अनुसूची में हम देखते हैं तो टोटल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। और उसी तरह से अगर आप देखोगे हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उसमें अब तो टोटल 11 मिलेगी, लेकिन शुरुआत में ये 6 थी। 6 कौन कौन सी थी? तो देखो, सबसे पहली तो थी तमिल, 2004 में बनी थी। फिर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 हो गई। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट 5 नई इसमें शामिल हुई है वो कौन कौन सी है? मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत और पाली। और अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी संताली भाषा की ओल चिकी लिपि में भारत का संविधान जारी किया था। इस ओल चिकी लिपि के आविष्कारक का नाम याद रखना, पंडित रघुनाथ मुर्मू है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले जिम विटेकर का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा अमेरिकी है वो। तो मशहूर अमेरिकी पर्वतारोही थे जिम विटेकर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। आप कह सकते हो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो पहले अमेरिकी थे। और व्यक्ति वाइज देखोगे तो टोटल 10वें व्यक्ति वो थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पूरी दुनिया में। आप जानते हो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो एडमंड हिलेरी थे। उनके साथ गए थे जो शेरपा, उनका नाम है तेंजिंग नॉर्गे, 1953 में। और उनके 10 साल बाद चढ़े थे ये जिम विटेकर। लेकिन अभी 7 अप्रैल को इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अच्छा, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद ध्यान रखना। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अ लाइफ ऑन द एज। ठीक है, तो जिम विटेकर का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो पहले अमेरिकी थे। आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8848.86 मीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो आप कहोगे बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन थी? अरुणिमा सिन्हा, 2013 में चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी कौन? काम्या कार्तिकेयन, 16 वर्ष की आयु में। सबसे ज्यादा चढ़ने वाले का नाम तो आपको पता ही होगा, कामेरिता शेरपा, चढ़ते ही रहते हैं ये, नेपाल के हैं। एक नाम ये याद रखना, छेनजिन आंगमो, हिमाचल प्रदेश की है। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बनी थी। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश की रहने वाली है दिव्या सिंह। अभी नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर पहुंचने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखेंगे हम, निधन वाला प्रश्न है, तो कुछ निधन के नाम भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो एक भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, जिनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। और मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, 2024 के लिए उनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, छत्तीसगढ़ से थे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। अभी जो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो इन्हीं के बेटे हैं। पर्यावरणविद थे माधव गौडगिल, इनका भी निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। और पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, वो कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। और डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, और इनको इंटरनेट का ग्रैंड फादर कहा जाता था। वीर चक्र से सम्मानित और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक केजी जॉर्ज का भी निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये सब व्यक्ति के हाल ही में निधन हुए हैं, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए हमने रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अप्रैल 2026 में किस देश में बिस्किट यात्रा महोत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा इसका नेपाल में। तो कौन सा महोत्सव है भैया, बिस्किट यात्रा महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, नेपाल के भक्तपुर जिले में। ये नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पारंपरिक त्योहार है जो विक्रम संवत के अनुसार नया साल यानी कि अप्रैल शुरू होने पर आयोजित किया जाता है। यह नेपाली नववर्ष का प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान विभिन्न देवताओं की छवियों वाले एक रथ को संगीत, नृत्य और उत्सव के साथ सड़कों पर खींचा जाता है। मतलब एक तरह से रथ यात्रा निकाली जाती है, और इसमें भैरव भद्रकाली की पूजा की जाती है। मतलब भैरव भद्रकाली की पूजा के लिए ये प्रसिद्ध है, जिसमें लिंगो यानी कि लंबा खंबा उठाना और सिंदूर खेलना, ये सब मुख्य आकर्षण होते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है एक्चुअली में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कुछ और महोत्सव पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया गया केरल में, 10 दिनों तक चलता है। हट्टिर रसाला उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र के जलाना शहर में। जनजातीय कला महोत्सव 2026 हुआ नई दिल्ली में। जल महोत्सव 2026 अभियान हुआ गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 ये मनाया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव 2026 नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। और माधवपुर घेड़ मेला मनाया जाता है गुजरात में। अब देखो नेपाल की बात हो रही है एक्चुअली में, तो नेपाल देख लो एक बार, ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू हो गई है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे बालेंद्र शाह, जो यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। वैसे नेपाल भारत के कितने राज्यों को टच करता है, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल की संसद को संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा अभी 11 अप्रैल को। तो याद रखना, हर साल राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप कह सकते हो ये दिन हर साल भारत में मनाया जाता है ताकि माँ और बच्चे की सेहत का ध्यान रखा जाए। और थीम क्या है, मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता, किसी भी माँ को पीछे न छोड़ना। अच्छा, 11 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये दिन कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है। उन्होंने महिलाओं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था, तो उनकी जयंती को ही ये दिन हम मनाते हैं, राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब देख लेते हैं अप्रैल में कौन कौन से दिवस हमने मनाए। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस था, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस था, 5 अप्रैल को राष्ट्र समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो अप्रैल के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में आरोग्य वन पहल किस संगठन के द्वारा शुरू की गई, तो आंसर होगा NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी NHAI ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है आरोग्य वन, और इस योजना में
हाईवे के किनारे हम औषधीय पौधे और पेड़ लगाएंगे, यानी ऐसे पेड़ जो दवाइयों में काम आते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनती है। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण और जैव विविधता को मजबूत करना, लोगों को आयुर्वेद और औषधीय पौधों के बारे में जागरूक करना। किस तरह के औषधीय पेड़ लगेंगे या पौधे लगेंगे? तो जैसे नीम के पेड़ हो गया, आंवला का पेड़, जामुन हो गया, इमली हो गया, गुलर, मोलसरी, तो इस तरह के पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये तो मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए। एनएचएआई की बात करें, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1988 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है, चेयरमैन संतोष कुमार यादव है। आपको याद होगा एनएचएआई ने ही प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया था, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा में मदद करने के लिए। एनएचएआई ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया था गुजरात में। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की थी। कितनी लेंथ में, कितनी लंबाई में? तो लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई में, जिसमें हमने पढ़ा था इसे चौकोर चौकोर रेड कलर के बॉक्सेस बना दिए गए थे, पेंट कर दिए गए थे रोड पे, ताकि लोग देखें तो अपनी स्पीड को धीमा कर लें। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव भी शुरू किया। एनएचएआई ने इसरो के सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स भी अभी लॉन्च किया था। तो इन सब बातों से ये न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2028 में होने वाले किस सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी दावेदारी भारत ने वापस ले ली है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट कोप 33। तो याद रखना भैया, भारत ने 2028 में होने वाले यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट कोप 33 की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। एक्चुअली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में दुबई में आयोजित कोप 28 के दौरान इस ग्लोबल समिट की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था। मतलब हम इसको होस्ट करना चाहते हैं, तो हमने भारत का नाम रखा था। लेकिन अभी हमने भारत का नाम हटा दिया कि भैया हम होस्ट नहीं करना चाहते, जो होस्ट करना चाहता है उसको दे दो। तो कोप मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की हर साल होने वाली सबसे बड़ी बैठक होती है। इसमें दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए नियम और लक्ष्य तय करते हैं। तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, इसकी स्थापना कब होती है? ये स्थापित हुआ था 1992 में। जो आपको याद होगा, जो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, वहीं पर इसके हस्ताक्षर किए गए थे। और ये लागू होता है 1994 1994 से। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। और पहला जो इसका समिट हुआ था, मतलब इसके जो सदस्य देश हैं उनके बीच जो बैठक होती है उसी को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो पहली बैठक हुई थी वो 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। भारत, आपको बता दूं, एक बार इसकी बैठक को होस्ट कर चुका है 2002 में। कौन सी बैठक थी? 8वीं बैठक, कोप 8, नई दिल्ली में, जब हमने इसकी मेजबानी की थी। बाकी जो अभी लेटेस्ट जो इसकी बैठकें हैं, जैसे अभी 2025 वाली हो चुकी है कोप 30, 30वीं बैठक हुई थी बेलम ब्राजील में। अभी जो 2026 में होगी कोप 31, वो अंटालिया तुर्की में होगी। और 2027 वाली जो कोप 32 होगी वो एडिस अबाबा इथोपिया में होगी। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना। बाकी भारत से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि भारत ने इसको होस्ट करने से मना कर दिया ना, तो भारत से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको वो रिवाइज कराऊंगा। अभी भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया। इस नेटवर्क का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया। उसके अलावा भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। भारत 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है, 18वां एडिशन है। और भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष बनाए गए वी श्रीनिवास को। और भारत को 3 सालों के लिए 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे आप इकोसोक कहते हो, इसका सदस्य भी चुना गया। भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भी बना था। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो भी आंसर होगा भारत। भारत को नारकोटिक कंट्रोल आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया।
भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है और भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी उपाध्यक्ष चुना गया था। तो ये भारत से ही सब मैंने आपको प्रश्न रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है, ये ज्वालामुखी किस देश में है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो माउंट सेमेरू ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित एक बहुत ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे महामेरू यानी कि महान पर्वत भी कहा जाता है। ये जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है और अभी बार बार यहाँ पर विस्फोट देखने को मिल रहा है। मैं आपको इंडोनेशिया लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले ज्वालामुखियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। अगर पूछते हैं कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में है, लिपारी द्वीप पर। इटली में ही एटना ज्वालामुखी मिलेगा, सिसिली द्वीप पर, और विशुवियस ज्वालामुखी भी है। भारत का पहला और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर, बैरन ज्वालामुखी, जबकि दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी, पर ये इनएक्टिव स्टेट में है। किलायू ज्वालामुखी और मोनालोआ ज्वालामुखी अमेरिका में है, हवाई द्वीप पर। माउंट टिबू, माउंट सेमेरू, लेवोटोबे लाके लाके ज्वालामुखी, क्राकातोआ, माउंट मेर्रापे, माउंट सिनाबुंग, ये सब इंडोनेशिया के हैं। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो आप बोलोगे जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व भी कहा जाता है ज्वालामुखी को ही। ज्वालामुखी फटने पर सिर पर जो टॉप पर जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी विवर। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्लयूचेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला था। ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी कमचटका प्रायद्वीप में ही क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। 600 सालों के बाद इसमें विस्फोट देखने को मिला। अच्छा, बिजिमियानी ज्वालामुखी, ये भी रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में भी है, इसमें भी विस्फोट देखने को मिला था। एक हेलीगुब्बी ज्वालामुखी, याद रखना, इथोपिया में है। ये 12,000 सालों के बाद फटा था, और फटा तो ऐसा फटा कि इसका जो स्मोक है वो उड़ता उड़ता भारत तक आ गया था, इतना भयंकर था। अभी भारत में 2 स्थानों पर मड वॉल्केनो पाए गए, मतलब ये एक्टिव हुए थे तो न्यूज में थे। अंडमान निकोबार में दिगलीपुर स्थान है वहां पर, और बाराटांग द्वीप है वहां पर। ये मड वॉल्केनो है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। बाकी इंडोनेशिया की बात चल रही है तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता, नई कैपिटल इसकी नुसंतारा है, बोर्नियो द्वीप पर। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में ही मिलेगा। करेंसी इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप हो गया, बोर्नियो द्वीप, ये सब यहीं पर है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। पीडीएफ और क्विज डेली आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, ऑपरेशन हिम सेतु कहां पर चलाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। फिर अगले में पूछा था बीपीसीएल के नए सीएमडी कौन बने? संजय खन्ना। फिर पूछा था कि भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन शुरू किया? इजिप्ट में। इजिप्ट के साथ ही किया था, इजिप्ट में। फिर पूछा भी वित्त वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा अमूल। फिर पूछ रहे दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किसने पेश किया? तो आंसर होगा यूएई। फिर अगले में आपसे पूछा कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहां पर शुरू होगी? तो आंसर होगा मुंबई में। और फिर पूछा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा गोवा में। फिर पूछा विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। फिर पूछा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और आखिरी प्रश्न था नेस्कॉम फाउंडेशन के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? यूबी प्रवीण राव। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था पराक्रम दिवस मनाया गया, तो आंसर होगा 23 जनवरी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।